मुझे लग रहा है कि मैं अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकूंगी। राहिम, मुझे बहुत डर लग रहा है। देख भी घर, ये लोग, मुझे अब सब पे शक हो रहा है। ऐसा नहीं सोचते। मैं जानता हूं कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन आप ऐसे नहीं सोच सकते। देखिए, मैं और फबिया को अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, और आप बस अपने अंदर के सुकून को तलाश करें। आपको पता है ना, आपके आंसू ऐसे हमें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तुम्हें पता है राहिम, उस दिन ईमान मुझे ज़ैन को देके गई थी, वो भी थोड़ी देर के लिए। मैंने जैसे ही वो बच्चे को अपने सीने से लगाया, मुझे लगा जैसे मुझे करार मिल गया हो, मेरी रूह को सुकून मिला। वो बच्चा जैसे ही मुस्कुराया तो मुझे लगा मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। अब यह ज़ैन को मुझसे छीन के ले गई। आप ही और जाते जाते उसने ऐसी बातें कही कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी बात सुन, मैं जानता हूं कि आपने अल्लाह से कितनी दुआएं मांगी हैं, और मैं ये भी जानता हूं, बस बहुत जल्द अल्लाह आपको एक औलाद की नेमत से बहुत जल्द नवाजेगा। थोड़ा सा सब्र रखना है। ये आपका सब्र, ये आपके आंसू, ये रायगा नहीं जाएंगे। राहिम, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर अल्लाह ने भी मेरी दुआएं कबूल ना की, मैं तो टूट जाऊंगी। मेरी बात समझ रही हैं आप नहीं टूट सकती, प्लीज, आप नहीं टूट सकते। थोड़ा सा सब्र और बस, और बस रोना बंद करें ना, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। बस तुम मेरे लिए दुआ करो। हमेशा आप भी। नाश्ता करके आए हो? आपने कुछ खाया है? अरे तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? मुझे लगता है मेरी मोहब्बत की खुशबू तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मेरे दिल ने कहा कि कुछ भाई बिल्कुल, तो इसलिए मेरे कदम यहाँ चले आए। कुछ बहुत कीमती है यहाँ। मैं यहाँ पे ईमान आप ही के लिए आई थी। इस घर का माहौल काफी बोझल हो गया है, तो मैंने सोचा उनकी कुछ मदद कर लूं तो शायद उनकी थकन दूर हो जाए। तुम्हें देख के ना मुझे, सच कहूं तो बहुत खुशी होती है। काफी दिनों से ना ऐसा लगता है कि इस घर को किसी गम ने झंझोड़ लिया है। लेकिन सच कहूं, जब तुम्हें यहां देखता हूं ना, राहिम, तो बहुत खुशी होती है। मोहब्बत जख्म नहीं देती, मरहम देती है। हम इस घर के लिए मोहब्बत का सहारा बन सकते हैं, ताकि मसाइल का हिस्सा, और हम दोनों मिलकर ये बात साबित करेंगे। अरे राहिम,
तुम यहाँ सुबह सुबह इस वक्त ऑफिस नहीं गए? बस जा रहा था, सोचा कि एक दफा आप ही से मिल लूं, वो उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाती है ना। तुम्हारी यही बहुत है राहिम। थैंक यू। तुम जैसे भाई हो तो बहनें कभी कमजोर नहीं पड़ती। अब ईमान, वो ऑफिस की बात करूं तो प्रोजेक्ट बिल्कुल भी सही से नहीं चल रहा है। ऑफिस जो है वो बड़ा ही डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, और बॉस सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम्हें अब्बू की फिक्र कब से हो गई? तुम तो बस यही चाहती हो कि हर वक्त हर कोई तुम्हें फरिश्ता समझे, है ना? अब बस घर अलग करना है। अब्बू, अब क्या हुआ? घर का बंटवारा कर भी दोगे तो दिलों के फासले कैसे कम होंगे? दिलों के फासले तो पहले ही बहुत बढ़ चुके हैं। बस करें आप दोनों। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये सब इसी वजह से हो रहा है। अगर अभी कुछ नहीं करना तो कम से कम गाड़ी ले आओ। अलमीर और आलियान अब हर वक्त उसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं कि उन्हें उस घर का बंटवारा चाहिए ताकि वो अपने लिए अलग अलग घर बना सकें। दोनों भाइयों के दरमियान तलखी दिन बदन बढ़ती जा रही होती है और बात बात पर घर का माहौल कशीदा हो जाता है। मगर आसिफ साहब को यह बात किसी सूरत मंजूर नहीं होती। वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत यूं टुकड़ों में बट जाए और उनके बेटे एक दूसरे से जुदा हो जाएं। इस मर्तबा शामिर भी आसिफ साहब के साथ खड़ा होता है और वो भी भाइयों को समझाने की कोशिश करता है कि घर टूटने से रिश्ते भी टूट जाते हैं। एक दिन जब अलमीर और आलियान एक बार फिर आसिफ साहिब के सामने आकर उसी बात पर शदीद लड़ाई शुरू कर देते हैं तो आसिफ साहब का सब्र जवाब दे जाता है। उनके लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और ऐसी शदीद ज़हनी दबाव के बायस उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। घर में कहराम मच जाता है और सब लोग घबरा जाते हैं। इधर जब फॉबिहा को पता चलता है कि आसिफ साहब की तबीयत बहुत ख़राब है तो वो फ़ौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही हालात संभलने के बजाय मज़ीद बिगड़ जाते हैं, क्योंकि फॉबिहा आते ही महक से लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। यूं एक तरफ आसिफ साहब की बीमारी ने सबको खौफजदा कर रखा होता है और दूसरी तरफ घर के अंदरूनी झगड़े मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं। आसिफ साहब के दिल का दौरा पड़ने के बाद पूरे घर में खौफ और बेबसी की फजा छा जाती है। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाज़ें, दवाओं की बो और डॉक्टर्स की संजीदा बातें सबको ये एहसास दिला देती हैं कि हालात अब मामूली नहीं रहे। शामिर मुसलसल आसिफ साहब के पास बैठा रहता है और दिल ही दिल में खुद को कोस रहा होता है कि काश वो पहले ही अपने भाइयों को सख्ती से रोक लेता। दूसरी तरफ अलमीर और आलियान भी बज़ाहिर खामोश होते हैं, मगर उनके दिलों में अब भी अना और ज़द की जंग जारी रहती है। वो एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और किसी एक के मान जाने पर आमादा नहीं होते। हालांकि अब्बू की नाजुक हालत इनके सामने होती है। घर के बुजुर्ग बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर अब भी अक्ल से काम न लिया गया तो ये ज़द किसी बड़ी कुर्बानी का सबब बन सकती है। मगर दोनों भाइयों के दिलों पर जैसे पर्दा पड़ चुका होता है। फबीहा जब घर वापस आती है तो उसके दिल में बज़ाहिर आसिफ साहब की बीमारी का दुख होता है, लेकिन उसके अंदर जमा पुरानी तलखियाँ फ़ौरन अभर आती हैं। वो महक को देखते ही अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और उसे हर बात का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देती है। महक पहले तो खामोशी से सब सुनती रहती है, मगर जब बात हद से बढ़ जाती है तो उसके ज़ब्त का बंधन टूट जाता है और दोनों के दरमियान तलख जमलों का तबादला शुरू हो जाता है। इस झगड़े की आवाज़ें घर के हर कोने में गूंजने लगती हैं, जिससे घर का माहौल मज़ीद जहरीला हो जाता है। आसिफ साहिब के कमरे के बाहर खड़े अफराद की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि एक तरफ वो उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसी घर में नफ़रत और इल्ज़ाम तराशी का खेल जारी होता है। वक्त गुजरता जाता है मगर आसिफ साहब को होश नहीं आता और यही बेहोशी पूरे घर के ज़मीर को झंझोड़ने लगती है। अस्पताल के बाहर बैठे हुए हर फर्द के चेहरे पर निदामत साफ झलकने लगती है। ख़ास तौर पर शामिर के दिल पर यह बोझ सबसे ज़्यादा होता है कि उसने हमेशा इस घर को जोड़े रखने की कोशिश की, मगर अब हालात उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। वो एक एक करके सबको याद दिलाता है कि ये वही अब्बू हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के सुख चैन के लिए कुर्बान कर दी, मगर आज वही औलाद चंद गुज़ ज़मीन और दीवारों के लिए एक दूसरे की दुश्मन बन गई है। शामिर की बातें वक्ती तौर पर खामोशी तो ले आती हैं, मगर दिलों में जमी ज़द अब भी बरकरार रहती है।
अलमीर और आलियान एक दूसरे से नजरें चरा लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास होने लगता है कि उनकी लड़ाई ने अब्बू को इस हाल तक पहुंचा दिया है। घर वापस आकर फबीहा और महक का तनाज़ा एक नए मोड़ पर आ जाता है। फबीहा के अल्फाज में अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि खौफ भी शामिल होता है, क्योंकि वो जानती है कि अगर आसिफ साहब को कुछ हो गया तो उस घर का शिराजा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। महक भी अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है, मगर वो अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करती और मजबूत बनने की कोशिश करती है। दोनों के दरमियान तल्ख जमलों के बीच कभी कभी खामोशी छा जाती है, और उसी खामोशी में वो दर्द छिपा होता है जो बरसों से दिलों में दफन था। घर के बुजुर्ग अब खुलकर कहने लगते हैं कि अगर अब भी सबने अपनी अन्ना को न छोड़ा तो ये घर सिर्फ ईंटों का ढांचा बनकर रह जाएगा, जिसमें न मोहब्बत होगी न सुकून। यूं आसिफ साहब की बीमारी ने सबको एक आईना दिखा दिया होता है, मगर सवाल ये रह जाता है कि क्या ये खानदान इस आईने में नजर आने वाली सच्चाई को कबूल कर पाएगा, या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। आसिफ साहिब की बीमारी अब पूरे खानदान के लिए एक खामोश सजा बन चुकी होती है, जहां हर सांस के साथ खौफ और पिछतावा जड़ा हुआ है। आईसीयू के बाहर बैठे हुए लोग बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, जैसे वक्त को रोक लेना चाहते हों। शामिर मुसलसल दुआओं में मसरूफ रहता है और उसकी आंखों के सामने बचपन के वो मनाजर घूमते रहते हैं जब अब्बू सब बच्चों को एक साथ बैठाकर इत्तेहाद और महब्बत का दर्स दिया करते थे। दूसरी जानिब अलमीर और आलियान की खामोशी भी चीख बन चुकी होती है। वो एक दूसरे से बात नहीं करते, मगर दिल ही दिल में खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। कभी कभी उनकी नज़रें आईसीयू के दरवाजे पर ठहर जाती हैं, और इस लम्हे उन्हें अपनी ज़िद्द और लालच बहुत मामूली लगने लगते हैं। मगर फिर अना का पर्दा दोबारा दिलों पर छा जाता है और वो खुलकर माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाते। घर के अंदर हालात मज़ीद नाजुक हो जाते हैं जब फबीहा और महक के दरमियान कशीदगी सर्द मगर गहरी शक्ल अख्तियार कर लेती है। अब झगड़ा सिर्फ ऊंची आवाज़ों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि तंजिया, जमलों और खामोश इल्ज़ामों में बदल जाता है। महक रातों को जाग कर रोती रहती है और खुद से सवाल करती है कि क्या वाकई उसने कहीं कोई गलती की है, जबकि फबीहा के दिल में ये खौफ जड़ पकड़ लेता है कि अगर आसिफ साहिब वापस न आए तो उस घर में उसका कोई सहारा बाकी नहीं रहेगा। घर के बच्चे इस माहौल से घबरा कर सहम जाते हैं और उनकी मासूम मुस्कुराहटें कहीं खो जाती हैं। यूं ये घर जो कभी हंसी और कहकाओं से गूंजता था, अब दुआओं, सस्कियों और टूटे हुए रिश्तों की बाज़गिश्त से भरा हुआ नजर आता है, और हर शख्स उस इंतजार में होता है कि शायद कोई मुजिज़ा। इसी रात अस्पताल के सोनाटे में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है जब डॉक्टर अचानक आसिफ साहब के कमरे के अंदर आ जा रहे होते हैं। दिल की धड़कनों की आवाज़ तेज मशीनों के शोर में गुम हो जाती है और बाहर बैठे सब लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। शामिर कुरान हाथ में लेकर एक कोने में खड़ा हो जाता है और उसकी ज़बान पर मुसलसल दुआएं जारी रहती हैं। माँ की आंखें दरवाजे पर जमी होती हैं और हर गुजरता लम्हा सदियों जैसा महसूस होता है। अलमीर और आलियान एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। पहली बार उनके दरमियान कोई बहस नहीं होती, सिर्फ खौफ होता है कि शायद ये आखिरी मौके हो। उन्हें शिद्दत से एहसास होने लगता है कि जिस घर की तकसीम के लिए वो लड़ रहे थे, उस घर के सत्तून को ही वो खुद कमज़ोर कर चुके हैं। घर वापस आकर फबीहा और महक भी खामोशी से अपने अपने कमरों में नहीं जाते हैं, बल्कि दोनों ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठ जाती हैं। इस खामोश मुलाकात में न इल्ज़ाम होता है, न चीख व पुकार, सिर्फ टूटी हुई सांसें और भारी दिल होते हैं। फबीहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो एतराफ़ करती है कि उसने गुस्से में बहुत सी ऐसी बातें कह दें जो नहीं कहनी चाहिए थीं। महक भी ज़ब्त के आंसू रोकती हुई कहती है कि उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपनों के बेआतनाई से हुई। उस लम्हे दोनों को एहसास होता है कि उनकी लड़ाइयाँ असल मसीले का हल नहीं थीं, बल्कि ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर थीं। यूं आसिफ साहब की ज़िंदगी और मौत के बीच लटका हुआ ये लम्हा पूरे ख़ानदान के लिए एक फ़ैसला कुन मोड़ बन जाता है, जहाँ या तो सब कुछ हमेशा के लिए बिखर जाना है या फिर टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की एक आखिरी कोशिश करनी है। सुबह होते ही अस्पताल के कॉरिडोर में एक संजीदा खामोशी छा जाती है, जहाँ हर चेहरा खौफ, उम्मीद और पछतावे के मिले जले एहसासात का अक्स होता है। डॉक्टर आसिफ साहब की फाइल हाथ में लिए बाहर आते हैं और बताते हैं कि रात खतरे से खाली नहीं थी, मगर फ़िलहाल उनकी हालत कुदरे सुनभल गई है। ये सुनकर सबके दिलों में एक कमज़ोर सी उम्मीद जाग उठती है।
शामिर सजदा शकर अदा करता है और सबको याद दिलाता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक और मौके है। अगर अब भी दिलों की गरहें न खोली गईं तो शायद दोबारा ये मेहलत न मिले। इल्मीर और आलियान के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। उन्हें अपनी जद, तलखी और बेहसी साफ नजर आने लगती है और वो पहली बार दिल ही दिल में अब्बू से माफ़ी मांगने लगते हैं। घर में वापसी पर माहौल बदला हुआ सा महसूस होता है, जैसे हर कमरा खामोशी में डूबा हुआ हो, मगर इस खामोशी में एहसास की एक नई लहर शामिल हो गई हो। फबीहा और महक अब एक दूसरे से बचने के बजाय आमने सामने बैठकर बात करने की हिम्मत करती हैं। फबीहा एतराफ़ करती है कि उसके गुस्से के पीछे आदम तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबल का खौफ था, जबकि महक बताती है कि वो बरसों से सबको जोड़ने की कोशिश में खुद टूटती चली जा रही थी। दोनों की बातों के दौरान आंसू बहते हैं, मगर ये आंसू नफरत के नहीं बल्कि दिल के बोझ के हल्के होने के होते हैं। घर के बुजुर्ग उस मौके पर सबको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो भी जाए तो दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूटे दिलों को जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। यूं आसिफ साहब की बीमारी इस खानदान के लिए एक सबक बनकर सामने आती है, जो इन्हें ये सिखाती है कि रिश्तों की असल कीमत तब समझ आती है जब उन्हें खोने का खतरा सर पर खड़ा हो। चंद दिन बाद आसिफ साहब को होश आ जाता है, मगर उनकी कमज़ोर आंखों में एक गहरा दुख और सवाल साफ नजर आता है। वो सबको अपने करीब बुलाते हैं और टूटी हुई आवाज़ में सिर्फ इतना कहते हैं कि उन्हें जायदाद के बंटवारे का नहीं बल्कि अपने बच्चों के बिखर जाने का खौफ था। आसिफ साहब बताते हैं कि उन्होंने सारी उम्र मेहनत इसलिए नहीं की थी कि औलाद एक दूसरे से अलग हो जाए, बल्कि उस लिए की थी कि सब एक दूसरे का सहारा बने। उनकी बातें सुनकर अलमीर और आलियान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार वो खुलकर एतराफ़ करते हैं कि उनकी ज़द और लालच ने उस घर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। वो अब्बू के हाथ चूमकर माफ़ी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आइंदा किसी भी फैसले में एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। घर में आसिफ साहब की वापसी के बाद फ़ज़ा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। फबीहा और महक के दरमियान भी ताल्लुकात में नरमी आती है, क्योंकि दोनों ये समझ चुकी होती हैं कि तलखी ने उन्हें कुछ नहीं दिया सिवाय दुख के। महक आसिफ साहब की खदमत में दिन रात लगी रहती है और फबीहा भी उसका हाथ बटाने लगती है, जिससे घर वालों को पहली बार महसूस होता है कि शायद जख्म भरना शुरू हो गए हैं। अगरचा मसाइल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते, मगर बातचीत का दरवाज़ा खुल जाता है और खामोश दुश्मनी की जगह महतात मफाहमत ले लेती है। यूं ये घर जो कभी टूटने के करीब था, अब सीखने लगता है कि मोहब्बत और बर्दाश्त के बगैर सिर्फ दीवारें रह जाती हैं, ख़ानदान नहीं। आसिफ साहब की सेहत अगरचे बतदरीज बेहतर होने लगती है, मगर डॉक्टर्स उन्हें सख्ती से आराम और जहनी दबाव से दूर रहने का मशवरा देते हैं। इस हदायत के बाद घर वालों पर एक अजीब सी जिम्मेदारी आन पड़ती है कि अब हर बात सोच समझ कर करनी होगी। शामिर इस मौका को गनीमत जानते हुए सबको एक जगह बिठाता है और खुले दिल से बात करने की तजवीज़ देता है, ताकि दिलों में जमा गलत फहमियाँ हमेशा के लिए ख़त्म की जा सकें। उस नशस्त में अलमीर और आलियान पहली बार बग़ैर गुस्से के अपने दिल की बात कहते हैं और एतराफ़ करते हैं कि उन्हें घर के बंटवारे से ज़्यादा अपनी पहचान और अख्तियार का मसला था, जिसे वो गलत तरीके से जायदाद से जोड़ बैठे थे। उनके उस एतराफ़ से माहौल में एक गैर महसूस सा बोझ हल्का होने लगता है। उसी दौरान फबीहा और महक भी अपनी अपनी खामोश तकलीफ़ों का जिक्र करती हैं। फबीहा बताती है कि उसे हमेशा ये खौफ रहा कि इस घर में उसकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, जबकि महक कहती है कि वो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को भूल बैठी थी। दोनों औरतों के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू पहली बार सच्चाई पर मबनी होती है, जिसमें न तंज होता है, न इल्ज़ाम, सरफ दर्द और समझ बूझ होती है। घर के बुजुर्ग इस बात पर जोर देते हैं कि जायदाद के फैसले वक्त के साथ हो सकते हैं, मगर अगर दिलों के रिश्ते सलामत न रहे तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। यूं आसिफ साहब की बीमारी इस खानदान के लिए एक खामोश इस्ताद बन जाती है, जो इन्हें यह सबक देती है कि इत्तेहाद, बर्दाश्त और मुकालमा ही हर बड़े मसले का असल हल होते हैं। आसिफ साहब की बीमारी के बाद घर में एक नई फ़ज़ा कायम होती है, जो पहले खौफ और तनाव की थी, अब एहतियात और नरमी से भरी लगती है। सब लोग आसिफ साहब के कमरे के बाहर बैठकर हर लम्हे इनकी हालत देखते हैं और हर छोटी हरकत पर ध्यान देते हैं। शामिर ने घर के सब अफराद को यह एहसास दिलाया होता है कि अब वक्त अना दिखाने का नहीं बल्कि एक
दूसरे को समझने और साथ देने का है। अलमीर और आलियान अपनी पुरानी जिद, आसिफ साहब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद घर के माहौल में धीरे धीरे तब्दीली आने लगती है। अब हर फर्द अपनी हरकत और बोलने के अंदाज पर एहतियात करने लगता है, क्योंकि सबके दिलों में ये खौफ बैठ चुका होता है कि कोई भी छोटी सी बात आसिफ साहब की सेहत पर असर डाल सकती है। शामिर हर वक्त ये देखता है कि घर के अफराद न सिर्फ आसिफ साहब की देखभाल करें बल्कि एक दूसरे के साथ भी तहम्मुल और समझदारी से पेश आएं। अलमीर और आलियान अब अपनी अना को कुछ हद तक पीछे रखकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बात करने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि उनके छोटे झगड़े किस कदर खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगते हैं और पहली बार वो अपने अमाल पर पछतावे का इजहार करते हैं। उसी दौरान घर के अंदर फबीहा और महक का ताल्लुक भी नरमी और सब्र की तरफ बढ़ने लगता है। वो अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने के बजाय अपने दिल की बातें खुलकर बयान करने लगती हैं और एक दूसरे के दुख को समझने की कोशिश करती हैं। फबीहा अपनी गलतियों का एतराफ़ करती है और महक भी अपने एहसासात को छिपाने की बजाय खुलकर जाहिर करती है। घर के बुजुर्ग इस मौका को गनीमत जानकर सबको याद दिलाते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून या जायदाद के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद और बर्दाश्त के लिए हैं। यूं पूरा खानदान एक नए सबक से गुजरता है कि अगर दिलों को जोड़ा ना जाए तो सब कुछ बेमानी है। और आसिफ साहिब की बीमारी ने सबको ये सिखा दिया कि मोहब्बत, सब्र और मुकालमा ही हकीकी ताकत और सुकून का जरिया हैं। आसिफ साहिब की हालत संभलने के बाद घर में एक नया तवाज़ुन कायम होने लगता है, मगर यह तवाज़ुन नरमी और तहम्मुल से भरा हुआ होता है। हर फर्द अब अपनी बातों और रवैयों में महतात रहता है, क्योंकि सबको एहसास हो चुका होता है कि एक गलत कदम या तल्ख बात दोबारा तनाव पैदा कर सकती है। शामिर मुसलसल सबको याद दिलाता है कि अब वक्त रंजिशें छोड़कर एक दूसरे के करीब आने का है और हर मसले का हल मुकालमे और सब्र में है। अलमीर और आलियान अब अपनी अना को कुछ हद तक पीछे रखकर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और पहली बार वो ये समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े किस तरह पूरे खानदान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनके चेहरों पर निदामत के आसार नुमायां होते हैं और वो आसिफ साहब के सामने अपने किए पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। घर के अंदर फबीहा और महक भी अपनी तलखियों और गुरूर को पीछे रखकर एक दूसरे के जज्बात को समझने लगती हैं। फबीहा इत्तराफ़ करती है कि उसने अपनी अना की वजह से बहुत सी तल्ख बातें कह दी थीं, जबकि महक बताती है कि वो बरसों तक सबको खुश रखने की कोशिश में खुद टूटती रही है। दोनों के दरमियान होने वाली यह बातचीत घर के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है, जहां मोहब्बत, बर्दाश्त और एतमाद दोबारा जगह बनाने लगता है। बुजुर्ग बार बार सबको याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े कभी खानदान को बचा नहीं सकते। असलो ताकत और सुकून रिश्तों में और एक दूसरे के एहतराम में है। यूं आसिफ साहब की बीमारी ने पूरे घर को एक नया सबक सिखाया है कि मोहब्बत, सब्र और मकालमा ही खानदान को बिखरे बगैर मजबूत रख सकते हैं, और यही सब के लिए हकीकी सुकून का राज है। आसिफ साहिब की बीमारी के बाद घर के हर फर्द की सोच और रवैया बदलने लगता है। अब हर कोई अपनी बात और अमल में महतात रहता है, क्योंकि सबको मालूम है कि छोटी सी तलख कलामी दोबारा तनावी पैदा कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर असर डाल सकती है। शामिर हर वक्त होश में आने के बाद घर में एक नरमी और संजीदगी की फ़ज़ा कायम हो जाती है। हर फर्द अब अपनी बातों और हरकत में महतात रहने लगता है, क्योंकि सबके दिलों में ये खौफ बैठ चुका होता है कि किसी छोटी सी तलख कलामी या ना की जंग से हालात दोबारा ख़राब ना हो जाएं। शामिर हर मौके पर सबको समझाता है कि अब वक्त रंजिशें भूलकर एक दूसरे के करीब आने और दिलों को जोड़ने का है। अलमीर और आलियान अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी अना और ज़िद को कुछ हद तक पीछे रखकर एक दूसरे के करीब आना शुरू करते हैं, और पहली बार वो समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े पूरे खानदान के लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दोनों भाई दिल ही दिल में पछतावा करते हैं और आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, जिससे घर के माहौल में पहली बार सुकून की लहर दौड़ती है। उसी दौरान फबीहा और महक के ताल्लुकात में भी नरमी आती है। दोनों अब एक दूसरे के जज्बात को समझने और पुरानी तलखियों को भुलाने की कोशिश करती हैं। फबीहा अपने गुस्से और सख्त रवैयों का एतराफ़ करती है, जबकि महक बताती है कि वो हमेशा
सबको खुश रखने की कोशिश में खुद टूटती रही है। इनकी ये गुफ्तगू न सिर्फ उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे घर के लिए एक मिसाल भी बन जाती है कि सब्र, तहम्मुल और बातचीत से ही तनाज़ुआत हल किए जा सकते हैं। बुजुर्ग बार बार सबको ये याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े ख़ानदान को कभी नहीं जोड़ सकते। असल व तायत तो रिश्तों में मोहब्बत, एतमाद और एहतराम में है। यूँ आसिफ साहब की बीमारी ने पूरे ख़ानदान को ये सबक दिया कि सिर्फ मोहब्बत, बर्दाश्त और मकालमा ही ख़ानदान को मुत्तहद और खुशहाल रख सकते हैं, और यही हकीकी सुकून और इत्तेहाद का राज है। आसिफ साहब की बीमारी के बाद घर का हर फर्द अपनी हरकत और बातों में एहतियात करने लगता है। हर कोई अब समझ गया है कि छोटी सी तलख़ा, कलामी या ज़द न सिर्फ आसिफ साहब की सेहत पर असर डाल सकती है बल्कि पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी में बहरान पैदा कर सकती है। शामिर सबको बार बार ये याद दिलाता है कि अब वक्त सिर्फ अना दिखाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने, दिलों की गरहें खोलने और रिश्तों को जोड़ने का है। अलमीर और आलियान अब अपनी ज़िद और अना को कुछ हद तक पीछे रख कर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और पहली बार वो ये समझने लगते हैं कि उनके छोटे छोटे झगड़े किस कदर ख़तरनाक और नुकसानदा साबित हो सकते हैं। वो दिल ही दिल में पछतावा करते हैं और आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगते हैं, जिससे घर के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता सुकून और तहम्मुल की फ़ज़ा कायम होने लगती है। उसी दौरान फबीहा और महक भी अपनी तलखियों और नाराज़गियों को भुलाकर एक दूसरे के जज्बात को समझने लगती हैं। फबीहा एतराफ़ करती है कि उसने गुस्से और खौफ की वजह से बहुत सी तलख बातें कह दी थीं, जबकि महक बताती है कि वो बरसों तक सबको खुश रखने और घर को जोड़ने की कोशिश में खुद अंदर से टूट रही थी। इनकी ये बातचीत घर के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है, क्योंकि उससे न सिर्फ उन दोनों का रिश्ता मजबूत होता है बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए ये एक मिसाल भी बनती है कि मोहब्बत, बर्दाश्त और मुकालमा से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। बुजुर्ग मुसलसल सबको याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े ख़ानदान को कभी नहीं जोड़ सकते। असल ताकत और सुकून तो रिश्तों में मोहब्बत, एतमाद और एहतराम में है। आसिफ साहब की बीमारी ने पूरे ख़ानदान को ये सबक दिया कि अगर दिलों को जोड़ा न जाए तो सब कुछ बिखर सकता है, और सिर्फ मोहब्बत सब। आसिफ साहब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद घर के हर फर्द की सोच और रवैया बदलने लगता है। अब हर कोई अपनी बातों और हरकत में मोहतात रहता है, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि एक गलत कदम या तल्ख बात दोबारा पूरे ख़ानदान के माहौल को ख़राब कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर असर डाल सकती है। शामिर हर वक्त सबको समझाने की कोशिश करता है कि अब वक्त सरफ न दिखाने या रंजिशें रखने का नहीं बल्कि एक दूसरे के करीब आने, दिलों की गरहें खोलने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान पहली बार अपनी अना और ज़िद को पीछे रखकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहम या किस कदर नुकसानदह और ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। वो दिल ही दिल में पछतावे और शर्मिंदगी महसूस करते हैं और आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगते हैं, जिससे घर के माहौल में सुकून और तहम्मुल की फ़ज़ा कायम हो जाती है। घर के अंदर फबीहा और महक भी अपनी तलखियों और गुरूर को पीछे रखकर एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करने लगती हैं। फबीहा इतराफ़ करती है कि उसने खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुस्से की वजह से बहुत सी तल्ख़ बातें कह दी थीं, जबकि महक बताती है कि वो बरसों तक सबको खुश रखने और घर को जोड़ने की कोशिश में खुद अंदर से टूटती रही है। दोनों के दरमियान होने वाली एक गुफ्तगू न सिर्फ उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए एक मिसाल भी बनती है कि सब्र, तहम्मुल और बातचीत ही तनाज़ुआत का असल हल हैं। बुजुर्ग बार बार सबको याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े ख़ानदान को कभी नहीं जोड़ सकते। असल ताकत और सुकून तो रिश्तों में मोहब्बत, एतमाद और एहतराम में है। आसिफ साहब की बीमारी ने पूरे ख़ानदान के लिए ये सबक दिया कि अगर दिलों को जोड़ा ना जाए तो सब कुछ बिखर सकता है, और सिर्फ मोहब्बत, सब्र और मुकालमा ही घर को मुठिया खुशहाल और मजबूत रख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता घर के हर फर्द के रवैये में तब्दीली आती है। जहाँ पहले अना, गुरूर और ज़िद गालिब थी, वहाँ अब तहम्मुल, कुर्बानी और एक दूसरे के लिए एहतराम की फ़ज़ा कायम हो जाती है। हर शख्स अपने अमाल पर गौर करने लगता है, अपनी गलतियों का एतराफ़ करता है और एक नए अज़्म के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करने लगता है। ओ क्यों हो ये घर
जो पहले टौटने के किनारे पर था, आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, सब्र, समझदारी और मकालमे की बुनियाद पर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। आसिफ साहब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद घर में एक नई संजीदगी और शऊर की फ़ज़ा कायम हो जाती है। हर फर्द अब अपनी बातों और एमाल में एहतियात करने लगता है, क्योंकि सब जान चुके होते हैं कि एक छोटी सी तलख कलामी या अना की लड़ाई दोबारा घर के माहौल को ख़राब कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। शामिर हर मौका पर सबको नसीहत करता है कि अब वक्त रंजिशें भूलकर एक दूसरे के करीब आने, दिलों की गरहें खोलने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान अब अपनी अना और ज़िद को कुछ हद तक पीछे रख कर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और पहली बार वो ये समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहमियाँ पूरे ख़ानदान के लिए किस कदर नुकसानदेह और ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उनके दिलों में पछतावा और शर्मिंदगी पैदा होती है और वो आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगते हैं, जिससे घर के माहौल में सुकून, तहम्मुल और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम होने लगती है। उसी दौरान फबीहा और महक भी अपनी तलखियों, गुरूर और पुरानी आसिफ साहब की बीमारी के बाद घर के हर फर्द के रवैये में एक नुमायाँ तब्दीली आने लगती है। पहले जहाँ तलखी, अना और गुरूर गालिब थे, अब वहाँ तहम्मुल, सब्र और समझदारी की फ़ज़ा कायम हो जाती है। हर फर्द अब अपनी बातों और हरकत में महतात रहता है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि एक छोटी सी तल्ख बात या ज़द पूरे ख़ानदान के माहौल को ख़राब कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। शामिर मुसलसल सबको याद दिलाता है कि अब वक्त रंजशें भूलकर एक दूसरे के करीब आने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान आहिस्ता आहिस्ता अपनी अना और ज़द को पीछे रख कर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और पहली बार वो समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहमियाँ पूरे ख़ानदान के लिए कितनी नुकसानदेह और ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। दिल में पछतावा और शर्मिंदगी पैदा होती है और वो आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करके माफ़ी मांगते हैं, जिससे घर के माहौल में सुकून, मोहब्बत और बर्दाश्त की फ़ज़ा कायम हो जाती है। घर के अंदर फबीहा और महक भी अपनी तलखियों, गुरूर और पुरानी शिकायत को पीछे रख कर एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करने लगती हैं। फबीहा इतराफ़ करती है कि उसने खौफ, अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुस्से की वजह से बहुत सी तल्ख़ बातें कह दी थीं, जबकि महक बताती है कि वो बरसों तक सबको खुश रखने और घर को जोड़ने की कोशिश में खुद अंदर से टूटती रही है। उनके दरमियान ये गुफ्तगू न सिर्फ उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए ये सबक भी बनती है कि सब्र, तहम्मुल, मोहब्बत और खुले दिल से बात करना ही किसी भी तनाज़ाए का असल हल है। बुज़ुर्ग मुसलसल सबको याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े ख़ानदान को कभी नहीं जोड़ सकते। असल सुकून और ताकत रिश्तों में मोहब्बत, इर्तिमाद और एहतराम में छुपी है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे ख़ानदान के रवैये बदलने लगते हैं। हर फर्द अपने अमाल पर गौर करता है और अपनी गलतियों का एतराफ़ करके रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो क्यों हो ये घर जो पहले टूटने के किनारे पर था, अब मोहब्बत, सब्र, समझदारी और मुकालमे की बुनियाद पर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हर शख्स ये समझने लगता है कि हकीकी सुकून, खुशहाली और इत्तेहाद सिर्फ एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की कदर और इज्जत करके ही हासिल किया जा सकता है। आसिफ साहब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद पूरे घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदलने लगता है। पहले जहां तलखी, अना, गुरूर और छोटे छोटे झगड़े गालिब थे, अब वहां तहम्मुल, सब्र और एक दूसरे को समझने की फ़ज़ा कायम होने लगती है। हर फर्द अब अपनी बातों और रवैयों में महतात रहता है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि एक छोटी सी तलख कलामी या अन्ना की लड़ाई दोबारा घर के माहौल को ख़राब कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर असर डाल सकती है। शामिर मुसलसल सबको नसीहत करता है कि अब वक्त सिर्फ रंजिशें भूलकर एक दूसरे के करीब आने, दिलों की गरहें खोलने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान पहली बार अपनी अना और ज़द को पीछे रखकर एक दूसरे के करीब आते हैं और दिल ही दिल में ये एहसास पैदा होता है कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहमियाँ पूरे ख़ानदान के लिए किस कदर ख़तरनाक और नुकसानदेह हो सकती हैं। वो आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और दिल से वादा करते हैं कि आइंदा कभी भी अपनी अना और ज़द को रिश्तों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। घर के अंदर फबीहा और महक भी अपनी तलखियों और गुरूर को पीछे रखकर एक दूसरे के जज्बात को समझने की
आसिफ साहब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद पूरे घर का माहौल यकसर बदल जाता है। पहले जहां तलखी, अना, गुरूर और छोटे छोटे झगड़े गालिब थे, अब वहां तहम्मुल, सब्र और एक दूसरे को समझने की फजा कायम हो जाती है। हर फर्द अब अपनी बातों और हरकत में एहतियात करने लगता है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि एक गलत कदम या तल्ख बात न सिर्फ आसिफ साहब की सेहत पर इतर डाल सकती है, बल्कि पूरे खानदान के माहौल को भी खराब कर सकती है। शामिर हर मौका पर सबको नसीहत करता है कि अब वक्त रंजिशें भूलकर एक दूसरे के करीब आने, दिलों की गरहें खोलने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान पहली बार अपनी अना और ज़िद को पीछे रखकर एक दूसरे के करीब आते हैं और दिल ही दिल में यो समझते हैं कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहमियाँ पूरे ख़ानदान के लिए किस कदर नुकसानदेह और ख़तरनाक हो सकती हैं। वो आसिफ साहब के सामने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और दिल से वादा करते हैं कि आइंदा कभी भी अपनी अना और गुरूर को रिश्तों के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। घर के अंदर फबीहा और महक भी अपनी तलखियों, शकायात और गुरूर को पीछे रखकर एक दूसरे के जज़्बात को समझने और कबूल करने की कोशिश करने लगती हैं। फबीहा एतराफ़ करती है कि उसने गुस्से, खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से बहुत सी तलख़ बातें कह दी थीं, जबकि महक बताती है कि वो बरसों तक सबको खुश रखने और घर को जोड़ने की कोशिश में खुद अंदर ही अंदर टूटती रही है। उनके दरमियान ये गुफ्तगू न सिर्फ उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, बल्कि पूरे घर के लिए ये सब कभी बनती है कि मोहब्बत, बर्दाश्त और खुले दिल से बात करना ही किसी भी तनाज़े का असल हल है। बुजुर्ग बार बार सबको याद दिलाते हैं कि जायदाद या ताकत के झगड़े खानदान को कभी जोड़ नहीं सकते। असल ताकत और सुकून रिश्तों में मोहब्बत, इर्तिमाद और एहतराम में है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे खानदान के रवैये बदलने लगते हैं। हर फर्द अपने अमाल पर गौर करता है, अपनी गलतियों का आतराफ़ करता है और एक नए अज़्म के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता है। घर में अब पहले वाली तलखी और तनाव की जगह सुकून, मोहब्बत, बर्दाश्त और हम आहंगी कायम हो जाती है। आसिफ साहब की बीमारी पूरे ख़ानदान के लिए एक ऐसा सबक बन जाती है जो हर शख्स के दिल व दिमाग पर नक्श हो जाता है और इन्हें ये समझाता है कि रिश्ते सिर्फ जायदाद या ताकत से नहीं, बल्कि मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और कुर्बानी से मजबूत होते हैं। अब घर के हर फर्द के रवैये में तब्दीली आ चुकी होती है और वो सब एक दूसरे की कदर करने, एक दूसरे के जज्बात को समझने और मोहब्बत और सब्र के साथ रहने लगते हैं, जिससे पूरा ख़ानदान दोबारा मुत्तहद और खुशहाल हो जाता है। आसिफ साहिब की बीमारी और उनके होश में आने के बाद पूरे घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। पहले जहां तलखी, अना, गुरूर और छोटे छोटे झगड़े गालिब थे, अब वहां तहम्मुल, सब्र, समझदारी और एक दूसरे के जज्बात की कदर करने की फ़ज़ा कायम हो जाती है। हर फर्द अब अपनी बातों और हरकत में महतात रहता है, क्योंकि सब जान चुके हैं कि एक छोटी सी तलख बात या अना की लड़ाई पूरे घर के माहौल को ख़राब कर सकती है और आसिफ साहब की सेहत पर भी असर डाल सकती है। शामिर हर मौका पर सबको नसीहत करता है कि अब वक्त सिर्फ रंजिशें भूलने, एक दूसरे के करीब आने और रिश्तों को मजबूत करने का है। अलमीर और आलियान अब अपनी अना और ज़िद को पीछे रखकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं और पहली बार वो ये समझने लगते हैं कि उनके छोटे झगड़े और गलत फहमियाँ पूरे खानदान